वेलकम बैक नाज़रीन। 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। दीगर गेस्ट शॉर्टली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि सूरत हाल आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी। अभी ईरान ने जो है वो ऐलान किया है कि आज की रात बहुत अहम है और डेवल का खात्मा जो है वो कर देंगे। तो क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त ईरान के पास? इजराइल पे हमला, दोबारा से खलीजी ममालिक पे हमला, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, ईरान को तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मसला ना जी। चलें उसका तो हम बाद में तजिया करेंगे जी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो इतनी इतनी इवॉल्व हो के इस सूरत हाल कैसी, इतनी वो गंभीर कैसे बनी, इतनी संजीदा कैसी हुई, इसको अवॉइड किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका मद्दे मुकाबल तो एक देखें ना, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है। और अगर इसराइल को भी देखा जाए तो इसराइल भी फुली इक्विप्ड है और बैक्ड बाय अमेरिका है। अब यह है कि इस वक्त चूंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में तो किसी भी मुल्क के पास कोई चॉइस नहीं रहता कि आपने वो तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करे जहाँ जहाँ भी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर वो इस वीक पोजीशन में आगे कोई डिप्लोमेटिक चैनल चलाएंगे तो मेरा ख्याल उसको आराम से अमेरिका या इसराइल रद्द कर देगा। या तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल वो हों जो क्रेडिबल हों, काबिल इतमाद हों, जो उन दोनों इतराफ में एक्सेप्टेबल हों। और वो कौन है इस वक्त? और वो तो वही हो सकते थे ना जहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं। ये भी एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल बन गई, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि देखिए ना कि अमेरिका की जो माजी में वो प्लानिंग और मनसूबाबंदी रही है, जिसे हम कभी ग्रेट गेम कह रहे हैं या जो भी था, या अपनी हैजी मनी को दुनिया में कायम करने के लिए उन्हें जगह जगह पे इंडियन ओशन या दीगर बहुत सी जगहों पे अपने अड्डे ऐसे बनाए। और वो अड्डे भी ऐसे ममालिक के अंदर मौजूद हैं कि अगर आज ओमान की तरफ से भी आया कि जी आपने भले अमेरिकी अड्डे पे या अमेरिकी किसी जहाज़ के ऊपर फायर किया हो, लेकिन ये हमारी टेरिटरी जो हमारी स्पेस वायलेट हुई है। अब देखें ना कि वहाँ पे जाके इतराज़ात उठने शुरू हो गए। अब ये भी एक स्ट्रेटजी थी कि कल को वो अगर रद्द-ए-अमल देता, नी जर्क रिस्पॉन्स आती है। और ये भी सुनने में आया कि कोई वो इनकी तरफ से जो रिटेलिएशन हो रही है ईरान की तरफ से, वो कोई इतनी मुअस्सर नहीं हो रही कि जो उनके बहरी बेड़े या उनके जो अड्डे हैं उनके ऊपर कोई खातर खा को उनको नुकसान हुआ हो। ये हमारी ख्वाहिश तो है कि अगर उसकी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसके जवाब में उसका मुअस्सर जवाब जाए। लेकिन इसमें बेटर ऑप्शन तो शायद ये होती है कि अगर अब वो मरता क्या ना करते वाली बात है, तंग आमद बजंग आमद, कि फिर वो बराह रास्त जितनी टेक्नोलॉजी का वो हमेशा चर्चा करते रहे कि हमारे पास है हाइपरसोनिक मिसाइल का, हमारे एनालिस्ट भी कहते हैं कि उसकी तो वो बहुत बड़ी हब है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है और वो तबाही मचा देंगे। तो वो तो फिर मेरा ख्याल है आयरन डोम को पहले भी अगर हमास ने एक दफ़ा तो हिट किया था, मेरा ख्याल है कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड तो थी। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है एक बड़ी मल्टी एक्शन लिया गया है। मैं समझ गया, एक तो हाई कमांड को एलिमिनेट कर दिया गया कि कमांड कहाँ से लेनी है, स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों का आपस में राब्ते कैसे होंगे, वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, काउंटर स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, वो मेरा ख्याल है वो एक काफ़ी इनका वीक पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। मैं सर वापस आता हूँ। हमें ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर आपकी तरफ बढ़ने से पहले उस्मान शाहिद साहब बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में नजरें चाइना पे लगी हुई हैं कि चाइना अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो ये इससे शायद बेहतर मौका नहीं होगा। चाइना का रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं आ रहा। सर किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? जी, मेरे ख्याल में कौमें जो है जंगें खुद लड़ती हैं। चाइना ने जिस तरीके से पिछले हफ्ते अबनाए हुर्मुज़ में मुश्तरका तौर पे नेवी की ड्रिल्स की हैं, उससे उसने एक इंप्रेशन तो दिया है कि मैं यहाँ पे साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर के ऊपर नहीं हूँ। और जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया के अंदर खबरें आई कि 16 जहाज़ जो हैं चीनी, उन्होंने टच डाउन किया अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके, और जिस तरीके से सर्वेलेंस के हवाले से आ रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्वेलेंस का इक्विपमेंट भी पास ऑन किया है। तो और दूसरी बात मैं यहाँ के ऊपर कहना चाहूँगा, 12 जून को भी उन्होंने इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है हुसैन बाकरी को एलिमिनेट कर दिया था। तो क्या उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया? उन्होंने तो डीप हाइफा में जाके उनके नेशनल ग्रिड्स को हिट किया, उन्होंने तेल अवीव के अंदर हिट किया, उन्हें 31 जो उनके मेजर्स थे वो उन इंटरसेप्टर्स को तोड़ते हुए वहां पे चले गए, और एक मिथ जो थी कि ये इम्प्रेग्नेबल है, बिल्कुल उसको तोड़ के रख दिया। और अभी मेरे ख्याल में वो वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर है। याद रखें वहां पे एक फिगर नहीं थी, आयतुल्लाह अली खामनाई वो काफी अरसे से एक आर्बिटर का रोल प्ले कर रहे थे। डिसीजन मेकिंग का वहां के ऊपर मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है। कंसेंसस के साथ इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो डिसीजन वहां पे लेते हैं। एक्सपीडियंसी काउंसिल है उनकी, डिफेंस काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी, उसके अलावा काउंसिल और दूसरी जो है गार्डियन काउंसिल और जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। तो ये
कह देना कि वो एक बंदा एलिमिनेट कर दिया। मुझे बताएं, ये अगर डिक्टेटर होता, सदाम हुसैन एलिमिनेट कर दिया, सारा कंट्री जो है वो मेस के अंदर चला गया। आपने त्रिपोली के अंदर कदाफी को हिट किया तो उसके बाद अभी तक वहां के ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, ये वो हालात नहीं है, ये इक्वेशन ठीक नहीं है। अभी बात हो रही थी कि उन्होंने हिट नहीं किया, उन्होंने पूरे का पूरा कमर्शियल जो दुबई है हिला के रख दिया। आप चेक करें किस तरीके से फॉरमाउंट होटल के अंदर, जहां के ऊपर अमरीकी और बरतानवी फौजी जिन्हें वहां से बहरीन से निकाल के वहां पे रखा गया था, उनको हिट किया उन्होंने। और अभी खबरें आ रही हैं पेंटागन से अभी मैं पढ़ा था वाशिंगटन टाइम्स, 3 फौजी अभी तक जो है वो हलाक हो चुके हैं, अमेरिका के 5 जख्मी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ईरान ने साइप्रस मिसाइल छोड़े हैं, जो वहां के ऊपर यूके की मिलिट्री बेसिस हैं। और उनके जो सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाह रहे कि एस्केलेशन लेडर के ऊपर यूके जाए, तो वो बैक ऑफ कर रहे हैं। तो चीज़ों को मुझे लगता है इतना सादा नहीं देखना चाहिए। और हाँ, नो डाउट इंटेलिजेंस का फेलियर है, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा। यहाँ पे एआई को इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एंगेज किया। और अब चेक करें, अमेरिका मिलिट्री माइट है, और उसके अलावा जैसे बात की गई इजराइल है, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और उन्होंने काफ़ी देर से ये प्लानिंग की हुई है, 6-8 महीने से। तो चीज़ों को इतना सिंपल ना दें। अब ना हुर्मुज़ 30% वहां से तेल जाता है, और याद रखें वहां से एलएनजी जाती है, शिपमेंट 1/5 है। और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया 69% क्रूड ऑयल जो है वहां से उठाते हैं। उनकी फैक्ट्रियां वहां से चलती हैं, पावर ग्रिड्स वहां से चलते हैं, उनके जो अपना ये इनकी नेटवर्किंग जो है उसके थ्रू होती है। तो मेरा ख्याल में अपना हुर्मुज़ को अगर वहां जिस तरह उन्होंने चोक कर दिया, चोक पॉइंट है, तो इससे ब्रेंट क्रूड तो पहले से $73 के ऊपर चला गया हुआ है, और अगर वो $100 को टच करता है तो 0.6 जो है दुनिया के अंदर ग्लोबल इन्फ्लेशन आएगा। ₹8 तो पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। वो सेंट्रल बैंक के अंदर मॉनेटरी की जो पॉलिसी है वो इफेक्ट होगी। डोंट टेक माई वर्ड्स, ये इंटरनेशनल प्रेस लिख रहा है। और अभी जो है वो कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन कहता है कि बदतरीन डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की कोई कन्वर्जेंस नहीं है यहाँ पे। ट्रंप, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन के अंदर, यहाँ 1 हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद वो डिक्लेयर कर देंगे विक्ट्री कि वही वन, हमने ओब्लिटरेट कर दिया, हमने एनिलेट कर दिया, हमने वैसीरेट कर दिया वहां के ऊपर। वो पुल आउट करके मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहेंगे, ताकि वो याद रखें वो रजीम को कलैप्स नहीं, उनके लिए पॉसिबल भी नहीं, रजीम कलैप्स नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि इंप्रेशन दे रजीम ने सरेंडर कर दिया है। हाँ, नेतन्याहू के अजायम कुछ और हैं, वो बाल्कनाइजेशन चाहते हैं। उन्हें पता है एक साइड पे आजरी बैठे हैं, एक साइड पे बलोच इंसर्जेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, और दूसरी तरफ जो है कुर्दिश हैं। वो यहाँ पे जरूर चाहते हैं, ऐसे नक्शे जो है वहां के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है लिंगर ऑन करना चाहेगा एक ऐसे वक्त के अंदर जहां कांग्रेशनल जो है उसकी अप्रूवल के बगैर ये वॉर वेज की गई है, और यूनाइटेड नेशन जो है उसको भी बाईपास किया जिस तरीके से बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है, ये लिबिया मॉडल नहीं है, और ये किसी सूरत में इराक मॉडल भी नहीं है। और वहां के ऊपर अभी जो इराकची कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सिस्टम इन ऑर्डर है, वहां पे कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा एहतजाज वहां पे कल होने जा रहा है, और वो उनकी जनाजे की सूरत के अंदर है। हमने तो नहीं वहां के ऊपर देखा कि लोग बाहर निकल आए डोनाल्ड ट्रंप के कहने से। याद रखें, दे हैव नेवर बीन कॉलोनाइज्ड, ये इंप्रेशन रखना कि इस तरीके से। तो मुझे बताएं, ये नेतन्याहू कहता था मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक गजा को फतह कर लूंगा, तो कर लिया फतह इसने। वहां पे तो कोई आर्टरी उस तरीके से नहीं थी, क्या किया उसने? 70,000 मार के क्या निकाला उसने? तो मेरा नहीं ख्याल चीजों को हम इतना ज्यादा जो है सिंपल करके डाइल्यूट करके देखना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है। ब्रेड लाकतूर साहब, सर मैं ईरान की जंगी हिकमत अमली के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक की जो सूरत हाल रही, जो रिस्पांस आया ईरान की तरफ से, आप समझते हैं कि एक भरपूर जवाब और एक बेहतरीन जो है वो हिकमत अमली थी उनकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंगी हिकमत अमली इस जंग में जो इस वक्त ईरान में जारी है और अमेरिका और इजराइल हमलावर हैं, ये एक बिल्कुल एसिमेट्रिक वार है, जिसमें एक तरफ बहुत ज़्यादा कुव्वत है और दूसरी तरफ बहुत उनके मुकाबले में कम कुव्वत है। लेकिन इखलाकी तौर पर आप कह लें मॉरल अपर हैंड ईरान का ही है, इसलिए कि दूर से बाहर से आने वालों ने उन पर हमला किया हुआ है। और इस्तदलाल ये है कि तुम न्यूक्लियर ताकत नहीं रख सकते, हम दुनिया के ज़बरदस्त हैं, हम चौधरी हैं, हमारी बात मानो और हमारी चौधराहट को के सामने सर मत उठाओ। ये ईरान के लिए चैलेंज था और ईरान ने इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहे और इनको हमला करने दिया जो वो कर सकते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल इंसानियत के लिए ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसमें बेबस नज़र आती है, और उनकी स्टेटमेंट भी सेक्रेटरी जनरल की काफ़ी ताख़ीर से आई है।
उन्होंने इस हमले को रुकवाने के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की, और हमला हो जाने के बाद अब वो अपने बयानात दे रहे हैं, और उन्होंने दुनिया को ऑफर किया है कि सलामती कौंसिल का इजलास हो और दोनों मुतहारिब जो हैं जंग लड़ने वाले ये हमारे पास आएँ और इस जंग को बंद करें और कोई हल निकालें। ये एक रस्मी बात है जो उन्होंने की। उन्होंने ये हाईलाइट नहीं किया कि अमेरिका ने जो सिविलियन लीडरशिप को शहीद किया है वो एक वार क्राइम है, क्योंकि कानून जंग के अंदर अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर अटैक करना एक वार क्राइम है, और अमेरिका ने ये वार क्राइम किया है और पूरी दुनिया में इसको वार क्राइम ही कहा जाएगा। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामेनाई, अली खामेनाई, उनकी शहादत जो है वो एक बदनुमा दाग बन के रहेगा ये एक्ट इसराइल और अमेरिका पर, और दुनिया में एक नया रिवाज पड़ेगा कि अगर आपका झगड़ा है किसी मुल्क के साथ तो उसकी सियासी लीडरशिप को टेक आउट करो। इसराइल ये हमास से तो करता रहा है, एक बाद दीगरे हमास के लीडर्स जो थे उनको टेक आउट किया गया और उस पर दुनिया खामोश रही, क्योंकि हमास कोई मुल्क नहीं था, कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं था। इस फ़लस्तीन को अभी तक उन्होंने खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनने दिया। तो लेकिन यहाँ तो ईरान एक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर मुल्क है। ईरान की सिविलियन लीडरशिप के ऊपर फ़ौजी हमले करना एक बैन-अक़वामी कानून में एक जुर्म है, और ये जुर्म अमेरिका ने इसका इर्तिकाब कर लिया है। अब ये तो बात आगे तक चलेगी और दुनिया में जो रिवाज पड़ेंगे झगड़ों के और फौजी ताकत इस्तेमाल करने के, वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक रिवाज होंगे अगर ये सिलसिला चल निकला। कल अगर अमेरिका की किसी और मुल्क से लड़ाई होती है, किसी अपने हमपल्ला मुल्क से लड़ाई होती है, तो फिर वो भी अमेरिकी लीडरशिप के साथ ये काम करने में हक बजानिब हो गए। हमने दूसरी जंग अजीम का ज़माना भी देखा है, उसमें भी ये हरकतें नहीं हुई कि सिविलियन लीडरशिप के ऊपर अटैक किया जाए। जंग होती है और जंग के कुछ असूल हैं, और ये उन असूलों की खिलाफ वर्जी है। अब ईरान के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ईरान ने काउंटर अटैक किया है और मिसाइलों के साथ ही किया है, और काफ़ी एक्यूरेट मिसाइल उन्होंने चलाए हैं। सेंटकॉम अमेरिका की जो फौज का एक हेडक्वार्टर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कैजुअल्टीज़ हुई हैं और 3 उनके जो फौजी हैं वो मारे गए हैं इन अटैक्स में, और कुछ ज़ख्मी भी हैं। और ये अटैक्स ईरान और भी करेगा जहाँ तक उसका बस चलता है। तो ईरान की जो इखलाकी पोजीशन है वो अपर हैंड है। उसने ज़बरदस्त फौजी कुव्वत के सामने सरेंडर नहीं किया और उनका वार सह कर वार करने के काबिल रहा। ये तो दुनिया इसको याद रखेगी तारीख़ में जो भी हो। लेकिन ईरान की जो सिचुएशन है इस वक्त, उनके पास अमेरिका अगर कामयाब हो जाता है उनकी अफवाज का बड़ा हिस्सा तबाह करने में, और यहाँ पर बार बार वो अवाम को उकसा रहे हैं कि तुम बाहर निकल आओ और हुकूमत पे कब्ज़ा कर लो, इदारों पे कब्ज़ा कर लो, और वहाँ पर एक इंतशार और अफरा तफरी की सूरत पैदा हो जाए, तो ये वही होगा जो लिबिया में किया गया, ये वही होगा जो शाम में किया गया, जो लबनान में किया गया, अफ़गानिस्तान में भी यही हाल हुआ। आज अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है वो इस अमेरिका की इस पॉलिसी का नतीजा है कि अफ़गानिस्तान पे 20 साल कब्ज़ा रख के वहाँ से पंजे झाड़ के निकल गए, और अफ़गानिस्तान को वहाँ पर जो वॉरलॉर्ड्स थे उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया। और फिर उन्हीं वॉरलॉर्ड्स से कतर के अंदर नेगोशिएशंस की गई और उनको हुकूमत बनाने की एक तरह से इजाज़त दी गई, और वो वहाँ अमरीकी हथियार लेकर जो असला गोला बारूद छोड़ा उसको लेकर बैठ गए, और जहाँ उनका वार चलता है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही, उसकी पनाही करते रहे। बिल्कुल सही है जी। ये जो गोला बारूद छोड़ा उसमें जो बारूद है वो पाकिस्तान को हिट करता रहा है। जो खुदकश जैकेटों के अंदर C4 के वो पैकेट्स होते हैं वो अमेरिकन छोड़ के गए हुए हैं। C4 अमेरिका का एक्सप्लोसिव है,
और वो बेतहाशा वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। और अभी पाकिस्तान फौज ने जो हमले किए हैं, इसमें उनके गोला बारूद के वो जखायर जिनका पाकिस्तान को इल्म था, वो तबाह किए गए हैं। बिल्कुल और सही है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर बचे रहे होंगे उनके पास। तो ये जो अमेरिका का रोल है इस रीजन के अंदर, वो कोई असूल के ऊपर मबनी रोल नहीं है। बिल्कुल सही है वो सर। रोल एक मैं ताकत वापस का आपकी है तरफ जो आता वहाँ हूँ जी। अपनी धौंस चलाना चाहते हैं, धौंस धमकी और धांधली के साथ लीड करना चाहते हैं इलाके को। बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर और फारूक जी। इसके मुराद होंगे, इसके नताइज होंगे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। सर इस तमाम तर सूरत हाल के महंगाई को लेके, दीगर मामलात को लेके तो इफेक्ट हो गई पाकिस्तान में। मियाँ साहब से उस पर बात करूंगा। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए खतरा क्या है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा यह जा रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की है। जमीनी हकायक क्या कहते हैं? ये देखें, कोई इतना भी कोई आसान वॉक ओवर नहीं है कि अगली बारी पाकिस्तान की है तो बस तेरा मामला खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो थ्रेट जरूर है। वो ज्यादा पाकिस्तान से डरते हैं और हमेशा उन्होंने बात भी की है कि जी पाकिस्तान इज एन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, ये वो उनको खटकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के अपना एज ए न्यूक्लियर पावर पूरी दुनिया में अपना एक मकाम है। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस आर वेल नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, फॉर देयर कैपेबिलिटीज, फॉर देयर एबिलिटीज। और जो आप कहें साबित कर दिया पिछले साल इंडिया के साथ जो हमने किया, या जो अभी 4 दिन से अफगान तालिबान के साथ जो हो रहा है जो उनके साथ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को छेड़ने से भी पहले वो बहुत सोचेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये बात सही है कि इसराइल जो है वो ऑलरेडी यूएई में आके बैठ गया है और यूएई के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, उनके डिफेंस एग्रीमेंट है। और ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि इसराइल, इंडिया और अफगान तालिबान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और खासकर ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही थी या जो हमने देखी है, और उसमें बड़ा शार्प इंक्रीज आया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स केपी में और बलूचिस्तान में, उसमें इसराइलीज का भी बड़ा हाथ है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर पपेट गवर्नमेंट भी एज एन एक्सट्रीम केस सिनेरियो, अगर पपेट गवर्नमेंट भी प्रो इसराइल वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है, प्रो अमेरिका, तो बिल्कुल ये तो सही है कि इसराइल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ईरान में होगा। और ईरान में अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो तो देयर बी जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इन फ्रॉम बलूचिस्तान, हमारा जो रशियन बॉर्डर ईरान के साथ है, तो वो थ्रेट तो रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि जब पीछे ईरान के सूबे से 2 साल पहले अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स हुई थी, तो विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था, बड़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया था। तो इस वक्त पाकिस्तान की रेपुटेशन ये है, दुनिया में बन गई है कि भाई पाकिस्तान के साथ पंगा ना लो, पाकिस्तान को ना छेड़ो, बिकॉज दे विल हिट बैक एंड दे विल हिट यू वेरी हार्ड। ठीक है ना जी, चाहे वो इसराइल हो, चाहे कोई इंडिया हो, कोई भी ताकत हो। तो लेकिन भारत, हमने अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी सॉवरेनिटी, उसके लिए जो हमने नेसेसरी कदम उठाने हैं, जो हमने सेफ गार्ड करना है, सेफ गार्ड्स क्रिएट करने ऑलरेडी हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, वो तो हमें करते रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी, क्योंकि साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ कितने अरसे से हो रही है और साजिशें होती रहेंगी एज लॉन्ग एज इंडिया जो है वो इस वक्त टोटली अनचेक्ड है। कोई उनको चेक नहीं कर रहा, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई ये नहीं अमेरिका या कहीं से वेस्टर्न पावर से कोई बयान नहीं आ रहा, मुसलमान ममालिक से भी कोई बयान नहीं आ रहा कि जनाब इंडिया आप बाद आ जाओ, आप पाकिस्तान में वाया अफगानिस्तान ये जो काम कर रहे हो ये इस काम को बंद करो। सो जबानी जमा सब चल रहा है, कंडेमनेशन स्टेटमेंट भी आ जाती हैं जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमले होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इंडिया को नोबडी इज इवन कंडेमिंग इंडिया, नॉट वन वर्ड, नॉट इवन अमेरिका। उनकी तो अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया के साथ। So, in a nutshell, nobody will come to our help
अगर कभी मुश्किल वक्त आया, हमने अपनी मदद खुद करनी है, अपना दिफा खुद करना है। और आज मैं कहूँगा कि पिछले 25 साल से जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के दफाई बजट बहुत हो गया, देखें ये है वो है, अब साबित हो रहा है कि वो दफाई बजट जो हमारा थोड़ा बहुत 1-2-3% बढ़ा है ओवर द लास्ट मेनी ईयर, और अभी बहुत कम है, मेनी टाइम्स कम है इंडिया के मुकाबले में, वो सही जगह इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की ऑल राउंड कैपेबिलिटीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारी मिसाइल फोर्सेस, हमारी रॉकेट फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो सुपीरियरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल सही है आज सर। देखें कि आज इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, बल्कि वी कैन गो आफ्टर एनीबॉडी, एनी साजिश अगेंस्ट आवर नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल सही है। मियां साहब ये बताएं, जैसे अभी बेटे साहब कह रहे थे कि ज़ुबानी जमा खर्च है, कोई खुल के जो है वो इंडिया की मुखालफत नहीं कर रहा, तो सफारती तौर पर हमारी नाकामी है या इस वक्त दुनिया को अपनी पड़ी हुई है, हर मुल्क जो है वो अपने मामला देख रहा है और सब अपने अपने उसके अंदर इंडल्ज है? मेरा ख्याल है कि एक बात बड़ी अच्छी उस्मान शाह साहब ने भी की, बड़ी ओपनली, और ब्रिगेडियर फारूक साहब भी उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहे थे। वो यही है कि हर मुल्क को अपनी लड़ाई, अपने मसाइल खुद संभालने पड़ते हैं और लड़नी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो बना लेते हैं हम, आने वाला किसी दौर में अगर इमेजिनरी सिनेरियो हो, क्राइसिस, कि जी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में होता, तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई ममालिक, हत्ता कि हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, वैसे म्यूचुअल जो एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, वो अभी उसका टेस्ट अभी होने वाला है। वैसे कभी फ्यूचर में कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है। लेकिन अब देखेंगे मिसाल के तौर पे ईरान का 20 ईयर्स का एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तो है रूस के साथ, जिसके साथ वो आपस में कुछ चीज़ें, ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स भी होते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, म्यूचुअल उनकी ड्रिल्स भी होती हैं। इसके तहत उनको SU-5300 को बैटरीज भी मिली हुई हैं। इधर ईरान की तरफ से भी कॉम्बैट ड्रोन्स दिए गए रशिया को। लेकिन रशिया की तरफ से भी देखें, जब बयान की बात आती है ना, ये बयान में भी वो चीज़ है कि एक तो बयान होता है ना जिनके पास रस्मी सा, एक होता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग हो बाकायदा, जिसमें ये आपकी डिटर्मिनेशन नज़र आए कि जी इनफ इज़ इनफ। ये आपने चौधराहट भी बड़ी कर ली, पहले वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बहाने इराक को उड़ा दिया, अब यहाँ भी लिया है। ये बात वैसे उस्मान साहब की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ ईरान जो है ना, वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर विद इराक एंड लिबिया। ये वाकई वहाँ पे एक टोटली वन मैन यानी सिस्टम नहीं है। ये अगर डाइल्यूट वो कर भी देते हैं उनकी लीडरशिप को, वो एक नुकसान तो होगा उन्हें, वीकन तो होंगे वो, लेकिन एक रिजॉल्व भी नज़र आ रहा है उनके यहाँ। बहुत कम ऐसे ममालिक होते हैं जिसमें तो अपर कमांड जो होती है मुल्क को संभालने वाली हाकम और नीचे अवाम, उनके दरमियान आपस में वो जल हों। ये आप देखते हैं कि बहुत से ममालिक में होता है कि ऊपर एक जनता बैठी होती है, भले वो मुंतखब होकर भी आ जाए कोई, अगर हुकूमतें भी हों तो, लेकिन उनका अवाम के अंदर उस तरह इंटेग्रेटेड नहीं होती, इंटेग्रेशन नहीं होती आपस में बिटवीन द पीपल एंड दैट। लेकिन अब लोगों के अंदर भी वहाँ पे मेरा ख्याल है, जिसको ट्रम्प साहब मुखातब होकर कहते हैं कि जी अब आपकी आज़ादी का वक्त आ गया है, अब नेतन्याहू साहब ने भी बयान दे दिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि और फिर उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो उन्होंने जैसे कस्में नहीं खाई होती, आपने वो किया होता है कि अपने मुल्क के वतन की हिफाजत के लिए। वैसे हमारी भी मुसल्लह फौज ने वो किया हुआ है, और इसलिए मैं अक्सर कह देता हूँ, और मैं स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी 2-3 मरतबा गया, कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी कि हमारे यहाँ भी अब हमारा एटमी जो प्रोग्राम है वो काफ़ी हद तक महफूज है। यानी महफूज होने के मुताबिक ये है कि किसी अलमारी में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो इस हद तक उसको महफूज कर लिया गया, चूँकि थ्रेट्स आती रही हमें और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा दुनिया भर में। और इसलिए अब वो वक्त अक्सर में ईरान का अगर ये ख्वाब था ना एटमी पावर बनने का, तो वो टाइमिंग आउट हो गई। यानी अगर पाकिस्तान इस वक्त बना रहा होता तो मुमकिन नहीं था। यानी जिस टाइम पे हमने बना लिया, जिन मुश्किलात से गुजर के, और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, भले वो फौजी थे, भले वो सिविलियन थे, भले वो पीपल्स पार्टी के थे, भले वो किसी नून लीग के थे, वो तकरीबन सब इसमें मुतफिक थे, इसकी हिफाजत में कमिटेड थे। और इस लिहाज से वो हमारी एक स्ट्रेंथ है, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरा, मुझे एक साहब होते थे जनरल ज़ियाउल हक के अजीज थे, जनरल नसीर, एक दिन मैंने कहा जी पाकिस्तान बड़े क्राइसिस में रहता है, इंडिया ये कर देगा, तालिबान ये कर देंगे, क्योंकि ये थ्रेट्स तो हमें बहुत देर से है ना, ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक दोनों की तरफ से आ रही है ना, आती रही हैं। कभी वो तेज़ हो जाते हैं हमले, कभी कम हो जाते थे। तो वो कहते थे यार पाकिस्तान के अंदर लोग इतने हैं, यानी पॉपुलेशन, जैसे ईरान भी इज़ ए पॉपुलेटेड कंट्री, इसी तरह जो अच्छी जो पॉपुलस कंट्रीज होती हैं
उनका ये एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है एक बहुत बड़ा, पॉपुलेशन इज ऑल्सो पावर, और अवेयर पॉपुलेशन हो, कमिटेड हो, इंटेग्रेटेड हो, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये वाकई ईरान की स्ट्रेंथ है। लेकिन बहरहाल कौमों की ज़िंदगियों में चैलेंजेस तो आते हैं, बाज़ का कई ऐसे आप कदम उठा लेते हैं, आपने फैसले कर लेते हैं, तो बाद में पता चलता है, जैसे भी ब्रिगेडियर फारूक ने कहा, ये बात मैं भी उस दिन कर रहा था कि वाकई मैं भी इसका क्रिटिसाइज़ करता था। हालांकि हमें आर्म्ड फोर्सेस के लोग कहते थे कि हम अभी भी अंडर रिसोर्स्ड हैं, जो हमारी इस वक्त हालत होनी चाहिए इक्विपिंग की, वो नहीं है, हम उस तरह इक्विप नहीं है जितनी हमारी ज़रूरत है विज़ा भी इंडिया एंड अदर थ्रेट्स। तो लेकिन अब ये लगता है कि वो अच्छे फैसले थे कि ये थोड़ा बहुत जो हमने बिल्डअप कर लिया और इस पर काम कर लिया, आज हमें जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या इधर से कभी फेस हुई या उधर से, तो आज हम किसी को जवाब देने के तो काबिल हुए ना। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस सर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उस्मान शाहिद साहब, मैं चाहूँगा अगर एक हमारे नाजरीन के लिए आप शॉर्ट सा कंपैरिजन दे दें अमेरिका, इजराइल और इनके मुकाबले में ईरान की स्ट्रेंथ और वीकनेस का। कि डेफिनेटली सबसे पहले बड़ी जो अपना स्ट्रेंथ है वो अमेरिका की और इसराइल की, वो तो उनकी एयर पावर है। उस तरीके से ईरान जो है हमें नज़र आया 12 जून के जो अटैक थे उसके अंदर भी पूरी एयर स्पेस जो है वो उन्होंने कैप्चर कर ली थी है। लेकिन और दूसरी तरफ डेफिनेटली उनके पास जो मिसाइल्स हैं वो पूरा स्टॉक पाइल जो है वो डिफरेंट रेंज का है, और ऑफ कोर्स वो इसराइल को तो हिट कर सकता है, लेकिन वो अमेरिका को उस तरीके से इंगेज नहीं कर सकता जिस तरीके से अभी उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को तो इंगेज किया, जैसे वो डियागो गार्शिया को हिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बहरी बेड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको हिट करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो नेवी के जो उन्होंने शिप्स जो बोट्स हैं उसके साथ मिसाइल जो है लेस कर दी है। लेकिन अगर वो करीब आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अपना स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हो सकती है। तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फेलियर एक और है एयर पार का, वो है इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अभी हम देखते हैं कि जो अटैक लॉन्च किया गया, खबरें आ रही हैं, अमेरिकन प्रेस लिख रहा है ये AI क्लॉट जो है उसके साथ इंटीग्रेट करके किया गया, तो उस एंड के ऊपर भी डेफिनेटली बड़ी लिमिटेशन है। और याद रखें ऐसा नहीं है कि उन्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन 47 साल से आपके ऊपर सैंक्शंस का रजीम इम्पोज करके रखा गया। तो ऐसे हालात में 9 करोड़ लोग जो हैं वो जिनके पास जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है वहाँ के ऊपर है, और कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो शिपमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या वो बैन लगा दिया जाएगा उनके ऊपर वेस्ट की तरफ से। तो मेरे ख्याल ट्राइंग सर्कमस्टांसिस के अंदर उन्होंने सबसे बेहतरीन चीज़ जिस पे काम किया वो उन्होंने लॉन्ग और मीडियम रेंज के मिसाइल्स के ऊपर किया। और याद रखें इरानियन अभी भी जो बात कर रहे हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, अभी जो आयतुल्लाह अली खामनाई से मुतल्लिक है जी। कि अमेरिका का जो वाशिंगटन पोस्ट है उसने खबर ब्रेक की है अभी कि अमेरिका को इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया पिछले 10 दिन से बार बार पुश कर रहा था कि ये अटैक लॉन्च करें, स्ट्राइक करें, इसीलिए रियाद धमाकों से गूंज उठा है। तो मेरे ख्याल में ये बरादरान यूसुफ और ये फिर वही कूफी बीच में से निकल आए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि OIC इस बात के ऊपर तो जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल रहा है कि आपने क्यों हिट किया खलीजी रियासतों को, और वेस्टर्न प्रेस जो प्रोपागेंडा करता है कि ईरान ने खलीजी रियासतों को टारगेट किया। ईरान ने किसी खलीजी रियासत को इंगेज नहीं किया, उसने बड़े प्रिसीजन के साथ उन मिलिट्री एसेट्स को इंगेज किया जहां से अमेरिका इनको हिट कर रहा था, और ये लेजिटिमेट टारगेट है। तो मेरे ख्याल में खलीजी रियासतों को चाहिए था कि पहले अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना होने देते। जिस तरह अभी स्टेटमेंट आई है तुर्की से कि नेटो के अंदर वो शामिल है और वहां पे मिलिट्री एयर बेस भी है अमेरिका के, लेकिन उन्होंने कहा हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इन तमाम मुल्कों ने इन तकरीबन 13 के करीब उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं यहाँ के ऊपर, वहां से एक अपना साइमल्टेनियसली इंगेज कर रहे हैं ईरान को। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान पे उन्हीं टारगेट को लेजिटिमेट जो है हिट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत अफसोस है कि OIC ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी नहीं की, और ये वही क्रिमिनल साइलेंस है जो हमें वेस्ट के एंड से नजर आती है। तो शुक्र है एटलीस्ट पाकिस्तान के वजीर आजम ने काफी देर के बाद लेकिन एटलीस्ट जो है वो की, और जो कुछ हमारे यहाँ कराची में इस्लामाबाद में हालात हैं वो सामा आप भी देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मेरा ख्याल है हम जितने लोग भी हैं उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई की ही तस्वीर है। ये कैमरे के पीछे जितने हमारे कैमरा मैन है, वर्कर्स, क्रू और जो हमें देख पा रहे हैं वो सब के सब। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ हो सकती है, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा का कंसेंसस है कि ये जो है एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट है, और इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं जिसके अंदर देखें इसका कोड नेम क्या है। इस वक्त ईरान ने कोड नेम ऑपरेशन का रखा है फतह हैबर, और उनका कोड नेम क्या है इजरायलियों का, लायंस रोर।
और पिछला कोड नेम क्या था 12 जून का, राइजिंग लाइन, जो कि रजा शाह पहलवी के दौर में जो उनका झंडा था, जिसके ऊपर वो जो अपना सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में शेर है और साथ में उसके सूरज है, और अभी भी वही है। तो मेरे ख्याल में आपको देखना पड़ेगा इस सारे मामले को आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर। ईरानी सिस्टम हायरार्कल है, ईरानी सिस्टम आइडियोलॉजिकल है, और ईरानी जो है क्या बात करते हैं, ईरानी हर मंगल को मस्जिद जमखरान में खड़े होके इमाम मेहदी को पुकारते हैं। और दूसरी तरफ जो इजरायली हैं वो क्या करते हैं, वो भी दीवार गिरिया के सामने खड़े होके वो भी मसाया का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जियो पॉलिटिक्स से बड़ा हट के देखना पड़ेगा, ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड के ऊपर है। और आयतुल्ला अली खामनाई के हाथ से लगे पौधे इस वक्त मीडिया के अंदर हैं, वहां की अदलिया के अंदर हैं, वहां की पुलिस के अंदर हैं, वहां के अब कह लें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हैं। तो इतना आसान नहीं है, और कोई बगावत के दूर दूर तक आसार नहीं, ना जून के अंदर थे ना आज है। सिस्टम बड़ा इंटैक्ट है, रेगुलर आर्मी का, उनकी आईआरजीसीसी और उसके साथ जुड़ा हुआ बसीज जो रजाकारों की एक फौज है 1.2 मिलियन की है। तो मेरे ख्याल में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के कॉन्टेक्स्ट में या उनकी नजर से हमें नहीं देखना चाहिए। सिस्टम इन प्लेस है, सिस्टम इन ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर लाकेतूर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा पाकिस्तान के रिस्पांस को किस तरह से देखते हैं आप? इसके अलावा क्या ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों तरफ से, अमेरिका के साथ अगर देखा जाए और दूसरी तरफ ईरान के साथ एक मुस्लिम ममालिक के तौर पे, तो ऐसा ही रिस्पांस होना चाहिए था या इससे कुछ बेहतर भी किया जा सकता था? ये बात ये है कि इस मामला पाकिस्तान की हुकूमत भी देख रही है और उनको भी नज़र आता है कि बड़ा नाजुक मामला है। जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है वो एक और मशरिक़ वस्ता की बड़ी फौजी कुव्वत के साथ मिलकर ईरान पर हमला आवर है, और पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इस हमले के बाद सरासीमगी और दहशत का समा है। कोई बोला नहीं, और इस सूरत हाल में अगर एक बयान दिया है, भले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, शुरू में तो उन्होंने ये बयान दिया कि जो टेंस सिचुएशन बन गई है हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जिसने बनाई है उसको कंडेम करते हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बयान नहीं था, लेकिन ना होने से बेहतर था कि अमरीकी हमले से जो सिचुएशन बनी है उसने पूरे इलाके में टेंशन क्रिएट कर दी है, उस टेंशन को हम कंडेम करते हैं। अब अमेरिका के साथ तो दोस्ती है, तो उसको कंडेम करना शायद इतना आसान नहीं था, और पाकिस्तान के ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ। इजराइल की जो सूरत हाल है, इजराइल का हमला करना ईरान पर और उनके ये बयान के ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद हम बलूचिस्तान पे अटेंशन देंगे, इस किस्म के बयानात के ऊपर एहतजाज ज़रूर करना चाहिए था। ये तासुर देना कि ईरान को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, ये इजराइल ने तो कहा, लेकिन अमरीकी वज़ीर की तरफ से ये कहा जाना कि अगला स्टॉप जो है वो बलूचिस्तान में होगा हमारा, इस पे हमें उनसे वजाहत लेनी चाहिए थी कि आपने ये किस तनाजुर में ये बात की है और क्यों की है। हमारे अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है और एक तरह का इशारा है कि आप हमें भी डिस्टेबलाइजेशन करने की तरफ देख रहे हैं, तो उस वजीर से कम से कम माजरत करवानी चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो अपना एटीट्यूड रखा हुआ है इसमें, वो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल के मुताबिक ठीक ही है। इससे ज़्यादा और हम कर क्या सकते हैं? कमाईगी है, हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है, हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है, और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा डिफेंस बजट जो है उसको जो भी सूरत हाल है बहरहाल उसको इतना मजबूत इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपकी दिफाई ज़रूरियात पूरी हो सकें, क्योंकि फ़ौज इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर बरसरे पैकार है। जो वो थ्रेट्स हमारे ख़िलाफ़ हैं उनको नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है फ़ौज। तो फ़ौज के लिए जो वसाइल हैं वो मुहैया करना किसी भी आज़ाद ममलिकत, आज़ाद सल्तनत, आज़ाद रियासत का फ़र्ज़ होता है, और इस फ़र्ज़ को निभाने में किसी को कोई तामुल नहीं होना चाहिए। हमें डिस्करेज करते हैं वो दानिश्वर जो पढ़ के बाहर की यूनिवर्सिटी से आते हैं, उन मुल्कों की यूनिवर्सिटी से आते हैं जो दुनिया का सबसे भारी फॉरेन बजट डॉलर्स में जो दुनिया का सबसे भारी बजट है वो उनकी डिफेंस फोर्सेस का है, और वहाँ से आके यहाँ
ये मुनाफिकत पढ़ाई जाती है कि जी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, इससे मईशत पे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। तो ये एक गलत रवैया है। हमारी दानश्वरी का मेयार जो है वो दानश्वरी की मेराज में कहूँगा ये है कि फ़ौज पे तनकीद करो और फ़ौज को दुश्मन और संगे दुश्मन और तीर इल्ज़ाम फ़ौज पे चलाते रहो, ये आपकी दानश्वरी की मेराज होगी। तो बिल्कुल इस सही। किस्म के दानश्वर जो हैं वो चीप पॉपुलैरिटी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा तासर नहीं छोड़ते नौजवान नस्ल के अंदर। उनको गुमराह करने वाली बात है। बिल्कुल एक सही। और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो कुछ किया है, इससे उनका जो पहले न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का आलम उन्होंने उठाया हुआ था, उसको बहुत बड़ी गुजन पहुंची है। क्योंकि अब छोटे मुल्कों को साफ नजर आता है कि ताकत हासिल करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती और मुअस्सर न्यूक्लियर पावर होती ये काम ना तो होता। ईरान के ऊपर इसके हमले ना होते, बिल्कुल। इतनी आसानी से ईरान के ऊपर हमले ना हो जाते। तो नॉन प्रोलिफरेशन की जो जो मुहिम थी उसको डैमेज किया है ईरान पर, और इससे पहले दूसरे मुल्कों पर हमला करके लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, जहां आपका दिल चाहता है ताकत के नशे में बदमस्त रियासत कुछ भी कर गुजरती है और लोगों के पास कोई डिफेंस नहीं है। तो अब इसके खिलाफ दुनिया में इत्तेहाद बनेंगे, बड़े मुल्कों के भी इत्तेहाद बनेंगे। एक बड़ी कमजोरी एशिया में ये है कि एशियाई न्यूक्लियर पावर्स का कोई नेटो टाइप एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक। हालांकि होना चाहिए। यूरोपियन न्यूक्लियर पावर्स तो यूनाइटेड है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इनके साथ इसराइल भी है। तो ये तो बहुत यूनाइटेड हैं और ये नेटो के मेंबर सारे हैं। जो हमारा एरिया है इसमें न्यूक्लियर पावर्स का कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। चीन है, रूस है, पाकिस्तान है और भारत भी है। कम से कम इलाके की स्टेबिलिटी के लिए इनका भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया दाखिल हो चुकी है सर, शुरू हो चुकी है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, उस्मान शाहिद साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा यही सवाल कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? जी, मेरे ख्याल में पैटर्न जो है डिफरेंट है। बाकी जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है इसराइल की है, वो हमें, और फिर अमेरिका की भी है, आप शुरू कर लें 9/11 से लेके है, तो वक्फे वक्फे से इंटरवल्स के बाद एटलीस्ट वर्ल्ड जो वॉर है वो मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ तो वेज कर दी गई हुई है। तकरीबन 6 से 7 कंट्री तो गिर चुके हुए हैं, और उसके अलावा भी हम देखते हैं सूडान, लिबिया, सोमालिया, यमन, इसके अंदर की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर बहुत रेलिवेंट हो चुका हुआ है। और इन चारों कंट्रीज के ऊपर, और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि इसराइल पाकिस्तान की फ्रेमिंग अब डिफरेंट तरीके से कर रहा है। नफ्ताली बेनेट जो 2020-21 के उनके वजीर आजम थे, उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिकन ज्यू से बात करते हुए तेल अवीव के अंदर कहा कि हमने जो शिया एक ट्राइका था उसको तो डैमेज कर दिया हमने, जो उनका एक्सिस था, लेकिन एक सुन्नी नया एक्सिस बन रहा है जिसमें तुर्की नया, ईरान और पाकिस्तान, और उन्होंने रेफरेंस दिया हमारे न्यूक्लियर एसेट्स का। याद रखें, नो डाउट हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन वॉर जो है हमारे दरवाजे तक आ चुकी हुई है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, और वहाँ के ऊपर जो है एक इस वक्त जो सिचुएशन है, जो क्योस है, तो एक साइमल्टेनियसली हमारे दो सूबे जो हैं वो इंसर्जेंसी की लपेट में है। और दोनों जो है, एक तरफ ईरान का मामला चल रहा है, और वो आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से के हालात हैं, और फिर केपीके के अंदर ट्राइबल बेल्ट, और फिर तालिबान के साथ है। तो मेरे ख्याल में हमें जूम आउट करके चीज़ों को देखना है, और हमें पता चलेगा अगर मजीद ब्रिगेड, BLA इंडिया की रॉ के साथ राब्ते में है, तो ये बाइद नहीं है कि वो मुसाद के साथ भी राब्ते के अंदर हो। और जिस तरीके से अर्बन सेंटर्स के अंदर वॉर वेज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है हमें इस चीज़ की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। और फिर ग्रेटर इसराइल जो है, वो चीज़ जो है हवा में नहीं है। वो क्रिश्चियन जायनिज़म जो है, बाइबल की जो जेनेसिस है उस किताब के अंदर हवाला देते हैं। और हमने अभी देखा माइक हक्काबी ने टकर कार्सन को जो इंटरव्यू दिया कि नील से फरात तक की बात, और साथ में आप लेबनान का हशर देखें, शाम का देखें, आप इराक के अंदर सूरत हाल देखें, तो मुझे लगता है कि वो इर्द गिर्द रीजन के अंदर कमज़ोर हुकूमतें और ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं
हैं जहाँ पे पपेट रजीम्स हों और वहाँ के ऊपर फ्रेगमेंटेशन हो, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो, बॉर्डर पोरस हो, क्योंकि यही ख्वाब है इसराइल का। और नेतन्याहू अपनी लेगेसी ऐसी छोड़ने चाहते हैं। याद रखें 1960 में पेरिफेरी का डॉक्ट्राइन इनका ये था कि अगर अरब वर्ल्ड हमारे साथ लड़ना चाहती है तो हमें टर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन अभी ये सारा कुछ रिवर्स हो चुका है और नया डॉक्ट्राइन जो उनका पेरिफेरी का 2.0 है उसके तहत वो चाहते हैं कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसके अंदर इर्द गिर्द की तमाम रियासतों को रहें। और ये तो फैक्ट है कि 7 अक्टूबर से पहले क्लैंडस्टाइन मीटिंग हो रही थी एमबीएस की नेतन्याहू के साथ। और जिस तरीके से नियम शहर के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, इनके विजन 2030 चेक कर लें आप, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इनके अंदर बड़ी पेनिट्रेशन है इसराइल की और ये ज़ायनिस्ट लॉबी की है। तो मेरे ख्याल में हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं। और ठीक है, पाकिस्तान जो है वो जो होली प्लेसेस हैं उसके लिए रेडी हैं। हम हर वक्त हर मुसलमान ही रेडी है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी इस वक्त एंगेजमेंट है उसमें सऊदी अरब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। तो मेरा नहीं ख्याल, हमें प्रैक्टिकल जो है ना वो बातें करनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा ये अमेरिकन की है। तो अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर अमेरिका के 100 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अगर वियतनाम की तरह बॉडी बैग्स यहाँ पे आते हैं तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और सेनेट की जो आर्म सर्विसेज कमेटी है उसने हंगामी तौर के ऊपर कहा है कि हमें ब्रीफ किया जाए कि अमेरिका के इंटरेस्ट वहाँ के ऊपर क्या है और कांग्रेशनल के अप्रूवल के बाद बगैर जो है जंग लिंगर ऑन कितनी देर तक करनी चाहिए। तो मुझे लगता है उनका पेशेंस थिन हो रहा है। अगर इसी तरीके से अमरीकी परचम में लाशें लपेट के ले जाएंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जबकि मॉरल आर्गूमेंट तो उनके पास पहले कोई नहीं। तो जैसे मैंने आपको कहा वो चंद दिनों के अंदर जो है खुद को ही जो है वो डिक्लेयर कर देंगे कि मैं जंग जीत चुका और मैंने अहदाफ जो है ना अपने हासिल कर लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। मियाँ साहब ये बताइएगा कि कुछ रजीम चेंज के ऑप्शंस हैं और जो क्राउन प्रिंस हैं ईरान के ज़ाहिर के मुल्क बदर, वो उनकी तरफ से भी बड़े बयान आ रहे हैं जी मैं हाजिर हूँ, मैं जो है वो लीड करूँगा मुल्क एंड ऑल दैट। तो ऐसी कुछ सूरत नज़र आ रही है आपको? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है टू अचीव। मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल टारगेट है, वजह कि मेरा इस वाक़े के बाद ख़ास तौर पे खामिनाई, आयतुल्लाह खामिनाई की जो शहादत के बाद ना अवाम के अंदर जो इस वक्त रिजेंटमेंट पाई जा रही है और बड़ी मैस रिजेंटमेंट है। और देखेंगे वहाँ पे मैंने वही आपको कहा कोहिजिवनेस बहुत है, सोशल कोहिजिवनेस है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया के बहुत कम ममालिक में ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि मुसल्लह अफवाज हों, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हों, पासदारान इनकलाब जो हैं, तो ये इनके अंदर आपस में एक बड़ी इंटेग्रेशन सी पाई जाती है। यानी कि ऐसे हमांगी है, हामनी है कि यानी इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इनकी उस यूनिटी को तोड़ना, इस कोहेसिवनेस को तोड़ना और इस मिशन को कामयाब करना। यानी इसका मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो वो यही कर रहे हैं। दरअसल बुनियादी तौर पे जैसे हम यहाँ पे एनालिसिस देते हैं ना, ज़ाहिर है हमारी कोशिश तो होती है कि ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन एक सुपर पावर माइंड सेट का जो सोच होती है वो किस जाविये से सोचते हैं। वो बाज़ का कई क्राइसिस सिनेरियो बनाने के बाद भी कहते हैं व्हाट इफ़ इट हैपन्स दिस वे, व्हाट इफ इट हैपन्स दैट वे। तो फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं वेल वी विल यूज़ मोर माइट, वी विल यूज़ मोर माइट, और हम अपनी फिर इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, हम असैसिनेशंस करेंगे। ये असल में सोच वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ होती है। ये बात सही कह रहे हैं उस्मान साहब कि उनके ऊपर बाकायदा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी इसके बारे में एक डिस्कॉर्ड है, यानी बड़ा मैस डिस्कॉर्ड है कि ये इस तरह का एक्शन क्यों किया गया। लेकिन यह है कि जैसे एक हेजेमोनिक सोच का बंदा हामिल या जिंगोइस्टिक जो लॉबी होती है, जैसे भारत का भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका सोच का जाविया मुख्तलिफ होता है और वो समझते हैं कि माइट जो हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, हमारा रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है, वो तो माइट है और नेकेड और ब्रूट फोर्स के साथ वी विल अचीव एवरीथिंग। लेकिन हालांकि ये टोटल फेलियर है। और जब आपने अक़वाम मुत्तहिदा भी बनाई तो आपने उसमें तो सारे सेट ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था कि नो एक्सपेंशनिज्म, नो ऑक्यूपेशन। लेकिन आप देखें तो इसराइल के बारे में आपके जो हक़ भी हैं अमेरिकन एम्बेसडर, वो भी बयान दे रहे हैं कि ज्यूज़ का पूरा मिडल ईस्ट है। और इस तरह अब जब ईरान में भी आगे अगर वो रजीम चेंज भी करते हैं तो ये भी देखा जाए तो ये भी तो एक वही एक्सपेंशनिज्म है और ऑक्यूपेशन की एक शक्ल है। बाकी अगर आपने वर्ल्ड वॉर की जो बात की तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड वॉर जो है वो तो 25% वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। यानी दुनिया में इतना हर जगह पे एक टर्मोइल है, हर जगह पे वॉर इकोनॉमी को जो है वहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है और वॉर इकोनॉमी के नतीजे में दुनिया को डिस्टेबल वॉलेटाइल कर दिया गया। बिल्कुल वी आर सिटिंग ऑन ए वॉल्केनो और वो वॉल्केनो इरप्ट होगा तो उसकी ज़द में कोई भी नहीं फिर बचेगा।
ये तो मुझे प्लेनेट ऑफ द एप्स का वो याद आता है, जब हीरो वो वापस आता है तो वो आके कहते हैं ओ सो यू डिड इट फाइनली, यानी आपने तबाह करके ही छोड़ा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपका, उस्मान शाहिद साहब आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर इलाके तूर साहब आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका शुक्रिया। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन से आज के दिन के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।